हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए थे, जो क्वेश्चन मैंने उससे पहले दिए हुए थे। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन, जो UPS के कंसेप्ट है, 4 पिलर्स जो जिसको हम बोलते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन, उसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो इसमें बस बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें डिटेल होगा सबके बारे में, सबके एग्जाम्पल है कि सबके अलग अलग फिर टाइप्स भी है, इनहेरिटेंस के अंदर भी अलग अलग टाइप है। तो वो सारी चीज़ों को हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ हम समझते हैं इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस ना सबसे जो ये यूज होने वाली है, वो होती है डेटा की, मतलब या फिर किसी भी कोड का रीयूज करना चाहते हैं ना हम, तब हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं। ठीक है, अब ये यूज करने से मतलब क्या हुआ कि एक यहाँ पे क्लास है, मान लो मैंने पहले क्लास बनाया है, उसका नाम मैंने ए रखा है। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है। अभी हमने प्रॉपर्टीज देख लिया क्या होता है, या तो उसका डेटा टाइप होता है, या तो मेमोरी फंक्शंस होते हैं, या मेथड होते हैं। ठीक है, तो जो भी मेथड है या फिर उसके अंदर जो भी डेटा मेंबर्स उसके हैं, उसको अगर मुझे किसी दूसरे कोड में जाकर के रीयूज करना है ना, किसी दूसरे क्लास में, तो हम इसको, एक तो था कि हम इंपोर्ट करके इसका ऑब्जेक्ट बना के इसके एक्सेस कर सके, और दूसरा था कि मुझे खुद का क्लास चाहिए और साथ ही साथ इनके जो प्रॉपर्टीज पहले डिफाइन किए हुए वो भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसके इसमें इनहेरिट करते हैं। इनहेरिट करने का मतलब कि इसके डेटा को हम यूज कर लेते हैं अपनी क्लास के अंदर। अब वो कैसे करते हैं कि जैसे मान लो कि ये मेरा एक क्लास है ए, इसको मुझे बी के अंदर यूज करना है। तो बी की जो भी खुद की प्रॉपर्टी होगी, जैसे मान लो कि मैंने इसके अंदर 4-5 प्रॉपर्टीज अलग से करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी खुद की प्रॉपर्टी हो तो भी हो, और साथ ही साथ क्योंकि ये इसको इनहेरिट कर रहा होगा, तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होगी वो भी इसके अंदर होगा। जैसे अगर मैं, ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल होता है, जैसे पेरेंट्स की होती है कि जो भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है उसकी, या फिर कुछ जो हमारे पेरेंट्स से आए होते कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती है, वो कुछ हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है और कुछ हमारी खुद की भी होती है ना। तो ये हम यहाँ पे इनहेरिटेंस के थ्रू अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका बेसिक एग्जांपल लूँ कि इसको इनहेरिट करते कैसे, तो कुछ करना नहीं होता। जैसे मान लो कि मैंने क्लास ए बनाया हुआ है, तो इसको बस ऐसे करना है, क्लास बी, और यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड होता है, एक्सटेंस, यहाँ पे लिख देंगे ए। इसका मतलब कि जो क्लास बी है वो ए को एक्सटेंड कर रहा है। तो अब जो जो प्रॉपर्टी क्लास ए के अंदर पहले से डिफाइन थी वो भी इसके अंदर आ गई, और साथ ही साथ बी की खुद की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो एक तरह से हम समझ ले कि जो इनहेरिटेंस होता है ना, वो किसी पेरेंट की अगर प्रॉपर्टी हम किसी अपने चाइल्ड के अंदर यूज करना चाहें, ठीक है, तो वो इनहेरिटेंस के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक सा डेफिनेशन होता है कि इट अलाउज वन क्लास, इसको चाइल्ड क्लास बोलते हैं, टू inherit the properties and methods of another class। ठीक है, ये हमारा बेसिक जो इनहेरिटेंस होता है वो होता है। ठीक है, अभी मैं बस इतने बेसिक बता बता के जा रहा हूँ। जैसे अगर मैं इसका एक एग्जांपल और ले लूँ कि जैसे एक कार होता है। ठीक है, मैंने कार बनाया, या फिर कोई एनिमल है, एक एनिमल क्लास है, एनिमल के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। मैं वो कहता हूँ कि एनिमल साउंड्स निकालते हैं, अलग अलग साउंड होता है सबका। तो मैंने एक यहाँ पे निकाल दिया कि ये एक साउंड निकालता है। यहाँ पे मेरा मान लो साउंड करके एक मेथड है। ठीक है, ये मैंने साउंड निकाल दी, इसके लिए बनाया। अब क्या करता हूँ, जैसे मान ली कि मैंने एक डॉग के लिए पूछा, तो डॉग के अंदर ये भी तो साउंड निकालेगा ही ना। तो मैं डॉग के अंदर साउंड की मेथड्स क्यों लिखूँ, ये डॉग क्लास है एक। अगर मैंने मान ली कि यहाँ पे मैंने लिखा क्लास एनिमल, और नीचे मैंने क्लास डॉग लिखा है। ठीक है, तो ये भी साउंड निकालता है, पर साथ ही बहुत सारी चीज़ें करता है, जैसे ये बाग करता है और भी चीज़ें होती है। तो मैं यहाँ पे साउंड को तो ले सकता हूँ ना, तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर इनहेरिट कर लें, अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर दूँ, तो मुझे अलग से ये फंक्शन को लिखना नहीं पड़ेगा। मतलब जो साउंड फंक्शन है उसको मुझे अलग से नहीं लिखना पड़ेगा, और हम यहाँ पे ही उसको अचीव कर पाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो ये होता है, मतलब इनहेरिटेंस हम इस तरह से अचीव करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये क्या होता है कि जिसके बहुत सारे अलग अलग फॉर्म होते हैं। अगर ये पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही यही होता है कि हमारे दोस्त एक से ज़्यादा अगर फॉर्म हो ना किसी के, जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूँ, कैलकुलेटर आपने सबने देखा होगा, उसमें अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस के होते हैं, सब्ट्रैक्शन के होते हैं, मतलब उसके बाद मल्टीप्लीकेशन के होते हैं, ठीक है, डिवाइड के होते हैं। तो सबके अलग अलग है। अब जब हम कैलकुलेटर के अंदर अगर 2+3 डालते हैं, तो मुझे ऐड करके 5 देता है। अगर मैं 2+3+5 डालते हैं या 4 डालते, तो भी मुझे वो ऐड करके देता है। तो हमें तो हर बार बस प्लस पे ही क्लिक करना पड़ता है ना। अगर मैं 2 नंबर को ऐड करूँ या 3 नंबर को ऐड करूँ, मुझे तो बस प्लस पे क्लिक करना है, और फिर माइनस करना है तो माइनस पे क्लिक करना है, ऐसे करते। तो
ये तो नहीं है ना कि मैंने अगर मान लो कि अगर इस तरह से मैं समझूं कि जब ये फंक्शन या फिर प्लस को कॉल करते हैं मतलब क्लिक करते हैं, तो एक सम नाम का फंक्शन कॉल होता होगा बैकग्राउंड में, और उसके अंदर ये ऐड करके ए प्लस बी ऐड करके और मुझे रिटर्न करता होगा, तभी वहां पे प्रिंट होता है। अगर मैं बोलूँ कि अभी 2 नंबर के लिए मैंने ये फंक्शन बनाया, क्योंकि अंदर तो पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। अगर मैंने मान लो 2 ही पैरामीटर पास किए तो ये इस नंबर पे जोड़ेगा। पर अगर मुझे ये तीनों को पास करना है, 3 नंबर जोड़ रहे हैं, तो फिर मुझे उसके लिए अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा सम वन करके। तो क्या मैं इसके लिए अलग अलग से कोई दूसरा फंक्शन कॉल करूंगा? नहीं, मुझे क्या करना है, कुछ ऐसी चीजें लिखनी ताकि जो अगर एक ही फंक्शन मुझे कॉल करना है या फिर ये प्लस पे क्लिक करूँ तो मुझे सेम फंक्शन कॉल आना चाहिए सम नाम का, जिसके लिए मुझे अलग अलग एक्स्ट्रा बटन्स नहीं बनाने पड़े। तो उसके लिए यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म को हम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज करते हैं कि मैं क्या करूंगा कि सम नेम का ही फंक्शन होगा। जैसे मान लो कि मैं अगर इसको समझाऊं कि ये 3 नंबर को कैसे प्लस कर रहा होगा, तो एक तो सम नाम का फंक्शन है जिसमें 2 पैरामीटर है, और दूसरा जो सम नाम का फंक्शन होगा जिसमें 3 पैरामीटर होंगे। ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि यार ये सेम नेम के फंक्शन अगर क्लास के अंदर बना दिए तो वो तो एरर देगा। नहीं, यही तो इसकी प्रॉपर्टी कि पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर क्या होता है कि हम सेम नेम के मेथड को एक से ज्यादा मतलब बार यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर कोई क्लास के अंदर एक से ज्यादा सेम नेम के फंक्शंस हैं, ठीक है, या एक क्लास के अंदर बोल लो या 2 क्लास के अंदर बोल लो, अगर सेम नेम के फंक्शन को हम किसी अलग अलग पर्पस के लिए यूज करें, जैसे इसको यूज करें 3 नंबर को ऐड करने के लिए, इसको यूज करें 4 नंबर को ऐड करने के लिए, मान लो मैंने एक और सम मिला जिसमें 5 नंबर को ऐड कर रहे हैं, 4 नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो ये अलग अलग है पर नाम सबके सेम है। तो जब भी मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा तो ये सम को कॉल करेगा, पर और साथ ही उसके पैरामीटर के हिसाब से, अगर उसके अंदर 2 पैरामीटर है तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, और उसके अंदर हमने 3 आर्ग्यूमेंट पास किए हुए, तो वो इस फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक। तो ये इस तरह से मतलब बेसिक इसका पॉलीमॉर्फिज्म का होता है। ठीक है। मतलब इसका जो मेन रोल होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। अभी इसमें 2 तरह के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। अगर मान लो कि मैंने क्लासेस समझा दी है तो थोड़ा समझ में आ जाएगा कि जैसे मान लो कि मैंने एक ये क्लास बनाया है और इसके अंदर ही अगर 2 फंक्शंस है ना, तो वो हमारा एक कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, जिसको ओवरलोडिंग बोलते हैं इस कंसेप्ट को। ठीक है। जब हमारे सेम एक ही क्लास है, और इसी ये चीज हम आगे आगे भी देखेंगे, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अगर मुझे एक क्लास के अंदर 2 अलग अलग मेथड्स हैं जो सेम नेम के हैं, तो मैं उसको बोलूंगा ओवरलोडिंग। ठीक है। पर अगर ये 2 अलग अलग क्लास होंगे, अगर ये क्लास ए है और मैंने दूसरा क्लास बनाया बी, जिसको जो जो ये क्लास ए है उसको भी एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैंने यहाँ पे जो फंक्शन रखा है या फिर जो मेथड रखा वही अगर यहाँ पे भी है, तो मैं इस वाले जो हुए हैं इसको बोलूंगा मैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और जो इसका कीवर्ड दिया गया है इसको बोलते हैं हम ओवरराइडिंग। ठीक है। तो ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट था। उसके बाद हमारे पास आता है डेटा इंकैप्सुलेशन पे, डेटा हाइडिंग बोलते हैं इसको हम इंकैप्सुलेशन को। तो डेटा हाइडिंग क्या होता है कि जब हम अपने जो सिमिलर टाइप के डेटा है ना, कुछ डेटा या फिर मेंबर फंक्शन जो हमारे थे, उसको अगर हम एक मतलब रैप अप करके रखते हैं सिंगल यूनिट में, एक तरह से कहें कि ताकि हम वेरिएबल हो गए या फिर जो उसके मेथड है उसको हम रैप करके रखते हैं, ताकि हम इसको लिमिटेड एक्सेस दे सकें, जिसको जरूरत है इस चीज़ की हम उसी को दे सकें। जैसे एग्जांपल के लिए मैं समझाऊं, इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन या डेटा हाइडिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब हम वेरिएबल को और या मेथड को उसके क्लास के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ना, कि जैसे मान लो कि मेरे पास कुछ एक मेरी पर्सनल कार है और मेरे घर पे वो खड़ी रहती है, तो मैं इसको इस कार का की जो है वो किसी जिसको मैं देना चाहता हूँ उसी को दूंगा कि ये कार है, इसका की मैं 3 पर्टिकुलर पर्सन को दे रहा हूँ। तो ये चीज़ हम अगर इसको रैप करके रखते हैं एक सिंगल यूनिट के अंदर, जैसे मान लो कि मेरे एक क्लास के अंदर ही होगा और उसमें मेरी 3 अलग अलग प्रॉपर्टी होती, जिसमें मेरा अकाउंट नंबर होता और फ़ोन नंबर होता, ईमेल होता। मुझे चाहिए कि मैं किसी को नहीं दिखाऊँ, बस कुछ ही लोगों को दिखा रहा है। तो मैं किसी एक लेट्स सपोज किसी एक अलग मेथड के अंदर इसको स्टोर करके रख देता, और ये तीनों को मैं उसी को एक्सेस देता जिसके पास इसकी ऑथराइजेशन है, मतलब जो इसको एक्सेस कर सकता है। तो मुझे उसको रैप करके रखना पड़ेगा, जिसको तभी तो हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे ना। तो ये सारे आते हैं इनकैप्सुलेशन के अंदर, जहाँ पे हम वेरिएबल को या फिर उसके मेथड को क्लास के अंदर जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट एक्सेस को। हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं देते कि इसको मैं प्राइवेट बना दूंगा, जो मैंने एक्सेस स्पेसिफाई बताए थे, अगर मैं इसको प्राइवेट बना देता हूँ तो इसको हम बाहर एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, है ना, किसी दूसरे जगह पे नहीं कर पा रहे थे। तो ये किस वजह से हो रहा था, अगर मैं ऐसे सिमिलर टाइप के बहुत सारे डेटा को अगर साथ में रैप करके रख दूं और किसी को बाहर से एक्सेस ना दूं, तो वो ये वही तो है डेटा आईडी। ठीक है। तो ये हमारा इनकैप्सुलेशन का है कुछ, जिसको हम डेटा हाइडिंग या सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ वन जो है वो हमारा है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन, ये एब्स्ट्रैक्शन क्या है, ये भी हमारा
डेटा हाइडिंग ही है, पर ये थोड़ा-सा अलग इसलिए है, बताता हूँ, कि इनकैप्सुलेशन में क्या था कि मेरे पास कुछ डेटा है जिसको मैंने डायरेक्ट एक्सेस पे उसको रोक दिया, ठीक है? कि डायरेक्टली कोई एक्सेस नहीं कर पाता है। जिसको मुझे चाहिए मैं चाहूँगा उसी को दे सकता हूँ या फिर डायरेक्टली एक्सेस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? ये इसका था हमारी इनकैप्सुलेशन का। पर ये जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन है इसमें क्या है कि मुझे जो